हाँ भाई बताओ। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूट। नेम अ डिवाइस दैट आराम से बिना शरारत करे, बिना बदमाशी करे। सर एग्जांपल 12.2। सर अब इसको ये काट देना, अब से चालू करो। एग्जांपल 12.2। ये तीनों होने के बाद में एग्जांपल 12.2 ही है। यस सर। अच्छा, सर आप इंट्रोडक्शन क्यों नहीं देते? कोई जरूरत नहीं है। और सब्सक्राइब हेलो घंटा दबाना। गाइस, मैं तो चालू कर देती अरे टिक जाओगे, टिक जाओ। ज्यादा ज्यादा लाइक करो, सब्सक्राइब करो। बस शेयर करो। एग्जांपल 12.2 क्या है? एग्जांपल बताना जरा। How much work- हाउ मच Work- वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कॉलम across 2 points having a potential difference 12 V 12 volt वोल्ट। अच्छा, वर्क डन बताना है जब चार्ज 2 कूलम है और वोल्ट 12 वोल्ट है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट है। देखो इसमें बहुत बेसिक सी चीज है क्या, कि जब आपको मैंने बताया था, ध्यान दो, कि जब पॉइंट ए है कोई और पॉइंट बी है, जब किसी 1 कूलम के चार्ज को 1 कूलम के चार्ज को यहां से यहां तक ले जाने में अगर 1 जूल की एनर्जी लगी है, तो इसका मतलब यहां और यहां के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट का होता है। मतलब वर्क डन इज इक्वल टू होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज इज इक्वल टू V होता है। ये बात आती है समझ यहाँ तक? जैसे आपने 3 फॉर्मूले करे पहले, कौन सा? I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, और कौन सा फॉर्मूला था? Q इज इक्वल टू एन ई, Q is equal to IT Q इज इक्वल टू, वो भाई ऊपर वाले में से नहीं आया। नहीं एक ही बात है, Q इज इक्वल टू आई टी। और तीसरा फॉर्मूला अभी आया आपके सामने, क्या? W upon Q equal to V। Q इज इक्वल टू V। अब धीरे धीरे समझ में आएगा ये पॉइंट। देखो इस फॉर्मूले से आप इजीली अपनी वैल्यू तो बना ही सकते हो ना। Yes, sir. अच्छा देखो, W अपॉन Q इज इक्वल टू V। Yes, sir. W निकालना है आपको, इसका मतलब Q इंटू V। अच्छा, Q है 2 कूलम और V क्या है 12 वोल्ट। तो वर्क डन कितना हो गया? 2 इंटू Sir, 24. 24 जूल। Yes, ये sir. वर्क डन हो गया। इसका मतलब पता है क्या है? Yes, sir. कि 2 पॉइंट्स के बीच में अगर आप 2 कूलम के चार्ज को लेकर जाते हो, या अगर इन 2 पॉइंट्स के बीच में 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है और चार्ज है 2 कूलम, तो यहां से यहां तक लेके जाने के लिए, मींस उन 2 पॉइंट्स के बीच में उस चार्ज को लेके जाने के लिए जिनका पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट है, तो वर्क डन जो होगा, जो एनर्जी लगेगी वो 24 जूल होगी। सीधी सी बात समझ में आती है? Yes, sir. ध्यान से आती है? आगे। बस तो यही चीज थी इसमें, और कुछ भी नहीं है। बताओ आगे। Sir, question. Question है name a device that helps to maintain a potential difference across a conductor. अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, Yes, sir. पेज नंबर Page number Sir, 202. 202. 202। Yes, sir. अच्छा, 202 पेज का क्वेश्चन नंबर 1 है अभी। Yes, sir. अच्छा, बताओ इसका आंसर क्या होगा? Sir, battery. Battery. अच्छा, दोबारा क्वेश्चन रिपीट करो क्या है? Name a device that helps to maintain a potential difference across a conductor. अच्छा, कंडक्टर ये वायर है, वायर ही तो होती है कंडक्टर। अच्छा, ये वायर है, इसके इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर हम ये बैटरी लगा देते हैं, बैटरी लगा दी, ये हो गया हमारा सर्किट बन गया एक तरह Yes, का, sir. क्योंकि ये भी तो वायर ही है। Yes, बट sir. इन्होंने ये वाली वायर गिवन करी है हमारे पास, Yes, इनकी sir. वायर भी चूज कर लेते हैं। ये प्लस पॉइंट है, ये माइनस पॉइंट है, ये बैटरी के टर्मिनल्स हैं, Yes, sir. प्लस टर्मिनल और माइनस टर्मिनल। प्लस टर्मिनल से करंट जाएगा, यानी प्रोटॉन जा रहा है, प्रोटॉन जा रहा है तो यहाँ से करंट पास होगा, यहाँ से करंट पास होगा और यहाँ आ जाएगा, ऐसे करंट की डायरेक्शन है। अच्छा, अब पोटेंशियल डिफरेंस हम बना रहे हैं, तभी करंट मूव करेगा। पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है ना अगर कंडक्टर के अक्रॉस, तो करंट मूव नहीं होगा। पोटेंशियल, अच्छा आप एक बात बताओ,
सर एक बात पूछनी है। हाँ ये जैसे प्रोटॉन इधर से जाते हैं तो माइनस में तो इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन में चेंज हो जाते हैं। नहीं, प्रोटॉन की मूवमेंट ही आपका करंट बनाती है, इतना याद रखो बस कि प्रोटॉन की मूवमेंट ही करंट बनाती है। एक्चुअल में करंट से समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करता, एक्चुअल में मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन होती है। एक्चुअल में मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन भी नहीं होती है, अगर मोर डीप जाए तो मूवमेंट किसी भी इलेक्ट्रॉन उसकी नहीं होती, बस एक तरह से इसका मैकेनिज्म अलग है, इसको हम बाद में करेंगे किसी टाइम, 11th क्लास की फिजिक्स में है वैसे। अब ये चीज सिंपल समझ में आती है? Yes, sir. अच्छा ठीक है, तो बैटरी इसका आंसर है। 1 मार्क का क्वेश्चन समझ के चलो इसको। अगला What is meant by saying that the potential difference between 2 points is 1 volt? अच्छा 1 वोल्ट, सेम यही चीज तो बताई थी मैंने यहाँ पे। Yes, sir. Yes, आप sir. यहाँ से तीनों चीजें डिफाइन कर सकते हो। 1 जूल की एनर्जी कितनी होती है, 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, और 1 कूलाम का चार्ज कितना होता है। इस चार्ज को तो आप दो अलग तरीके से भी डिफाइन कर सकते हो। इधर देखो, 1 एम्पियर करंट को डिफाइन कर सकते हो Yes, sir. जब 1 कूलाम का चार्ज 1 सेकंड में पास हो किसी पॉइंट से, 1 एम्पियर का करंट। और कहीं है नहीं। चार्ज दो जगह से डिफाइन कर सकते हो आप। चार्ज मतलब अगर 1 एम्पियर का करंट पास हो रहा है 1 सेकंड में, इसका मतलब 1 कूलाम का चार्ज है वहां पर। अच्छा 1 कूलाम का चार्ज है, इतने इलेक्ट्रॉन्स इनटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मिलकर के 1 कूलाम का चार्ज बना रहे हैं। यहाँ से भी डिफाइन कर सकते हो, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि 1 कूलाम के चार्ज को यहीं से डिफाइन करो, यहाँ से भी डिफाइन कर तो सकते इससे हो। कर सकते हैं W/T। बिल्कुल कर सकते हो। कि यहाँ पे कैसे डिफाइन करोगे, आपने ये पूछा ना कि चार्ज को फॉर्मूले में होना चाहिए Q, तीनों फॉर्मूले में Q तो है ही। Q को यहाँ से भी डिफाइन कर सकते हो कि अगर एक कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V 1 वोल्ट का है और उनके अक्रॉस 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस किसी चार्ज को ले जाने के लिए 1 जूल की ही एनर्जी लगती है, तो इसका मतलब वो चार्ज 1 कूलाम का ही तो है, क्योंकि हम यहाँ से यही तो करते हैं ये चीज कि 1 जूल की एनर्जी लगती है 1 कूलाम के चार्ज को ले जाने में, तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है 1 वोल्ट का। वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज डिफाइंड एज 1 volt। 1 वोल्ट। 1 जूल पर यूनिट चार्ज इज डिफाइंड एज 1 One 1 volt। वोल्ट। सिंपल समझ में आ रहा है? मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 1 वोल्ट। इसको लिख भी लो अपने तरीके से अपनी कॉपी में। सीधा सीधा ये क्वेश्चन क्या है, डिफाइन 1 वोल्ट। इससे इजी लैंग्वेज क्या होगी अब, व्हेन 1 कूलम चार्ज मूव्स फ्रॉम A टू B, एक डायग्राम भी बना देना सिंपल सा कि ये है पॉइंट A और ये है पॉइंट B। यहां से यहां मूव करा रहे हैं हम इसको 1 कूलम के चार्ज को, और 1 जूल ही एनर्जी लग रही है, एंड 1 जूल एनर्जी इज कंज्यूम्ड, then potential difference across conductor is 1 volt. So simple. Excuse me, sir। ये
सच हमने करा मैं गलती से पैर लगा इस पे। तो आप इस पे बैठो, इस पे बैग रखो, इस पे आओ, बैग को पीछे दो। बैग को पीछे करो और आप पीछे जाओ देवांश, अरे कौन के मस्ता लगे आराम से। बैग को पीछे, अपने बैग पीछे रखो ना, पीछे रखो। डिफरेंस अक्रॉस कंडक्टर। हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कंडक्टर इज 1 वोल्ट। यस सर, हो गया। आगे बात समझ। यस सर। ये क्यों है? ये क्यों है? क्या ये क्यों नहीं क्यों है? क्यों? अब बता सकते हो कोई इसको? बताओ 1 वोल्ट क्या होता है? When one column charge moves from A to B, then the potential difference across the conductor is 1 volt. When, दोबारा बताओ। When one column charge moves from A to B, point A to B, then the potential difference between the points is 1 volt. अधूरा है। When the one column charge move from A to B and one क्या इतना ही लिखा बस यहाँ पे? तीन चीजें लिखी है यहाँ पे। 1 When- वोल्ट होगा, क्या when- होगा? when one जब coulomb 1 जूल की charge जब is 1 कूलम का one चार्ज होगा और 1 जूल की एनर्जी होगी। When one column charge moves from A to B and 1 joule energy is consumed, then the potential difference across conductor is 1 volt. आई बात समझ? ठीक है, अगला क्वेश्चन बताओ। अगला क्वेश्चन है, how much energy is given to each column of charge passing through 6 volt battery? अच्छा, ये क्वेश्चन थर्ड है। Yes sir. सर यही फॉर्मूला लग जाएगा। क्वेश्चन थर्ड है 202 पेज पर। अच्छा, देवांश आप बताओ क्या है क्वेश्चन? मेरे को पेज नहीं है सर, मैं कहता हूँ कोई और बताओ। how much How much- energy is given to each column of charge passing through a 6 volt battery? How much Energy energy is given is given to each column each coulomb of charge when of charge आएगा हाँ of passing through passing through a 6 watt battery. 6 वोल्ट बैटरी। लो इंटरप्रेट कर दिया मैंने आपके लिए क्वेश्चन को। सर इसका 6 आएगा। 6 आ जाएगा। वही तो मैं कह रहा हूँ, क्वेश्चन में आपको लैंग्वेज देख करके ऐसा लग रहा होगा जैसे आपको आता ही नहीं है, नहीं। आप समझ ही नहीं पा रहे हैं ना। बट क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि कितनी एनर्जी लगेगी जब 1 कूलम का चार्ज पास हो रहा है 6 वोल्ट की बैटरी से। सो वर्क डन अपॉन चार्ज इज इक्वल टू V, so W is equals to Q into V. Q is 1 coulomb when V is 6, तो 6 जूल की एनर्जी लगी। आंसर आया? क्या था इसमें? सिंपल था। तीनों क्वेश्चन हो गए इस पेज के। Yes sir. अच्छा, अब आता है एग्जांपल 12.2. 12.2 3. 12.2 हो चुका। 12.2 यही तो था। Yes sir. अच्छा, 2 हो गया, उससे मिलता जुलता ये थर्ड क्वेश्चन हो गया, है ना? अच्छा, अब बताओ 12.3। क्वेश्चन बताएंगे? हाँ बताओ। How much current will an electric bulb draw from a 220 volt source if the resistance of the bulb filament is 1200 ohm? एक क्वेश्चन ये है। हाँ बिल्कुल B ठीक है, मत बोलो, समझ में आ गया मेरे को। B भी है। हाँ 12.3 का ही तो है ए पार्ट और बी पार्ट। ठीक है, तो 12.3 का ए पार्ट है। अच्छा, अब आप पहले मुझे बताओ इसमें। अच्छा, दोबारा बताना एक बार क्वेश्चन। How much current will an electric bulb draw from a 220 volt source if
the resistance of the bulb filament is 1200 ohm. 1200 ओम, Yes, sir. यही है। Yes, sir. अच्छा, तो इस क्वेश्चन में 3 डाटा गिवन थे आपको, Yes sir. तीनों डाटा लिख दिए मैंने, Yes sir. उनमें से 2 दे रखे, एक पूछा है, Yes sir. कौन सा फॉर्मूला लगाऊं? V is equal to IR. बस तो लगाओ देवांश, बताओ इसका आंसर। Page number. Eleven upon 60. So point में 11 upon 60 आ रहा हमारा. Yes sir. सर पॉइंट बनाए? हाँ 0 पॉइंट पूछा है। मेरे 0.1 है, हाँ 180 आया है। सर 0.18 आएगा। हाँ सही कह रहा है 1.8 आया. सर 0.18 आएगा। इसको क्या आया? हाँ 0.18. 0.18 क्या आ गया? एम्पियर. एम्पियर। वेरी गुड। 0.183 ठीक है, बहुत है। हमने सर 2 पॉइंट तक ही निकाला. हाँ कोई बात नहीं। 0.18 एम्पियर। यस सर. देवांश आ गया आपका? आ गया सर। सिंपल था। सिंपल था, डिवाइड करना। हाँ, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा था कि आपके पास कोई ये है रजिस्टर और वो क्या लग रहा है, बैटरी से लग रहा है, और ये प्लस टर्मिनल, ये माइनस टर्मिनल, इसका रेजिस्टेंस दे रखा है आपको, और करंट बताओ अगर V भी गिवन है तो। सिंपल है। सेम इसी क्वेश्चन में दे सकते थे कि करंट है 0.183 एम्पियर, पोटेंशियल बताओ अगर रेजिस्टेंस 1200 ओम है तो। इसी में क्वेश्चन दे सकते थे, करंट है 0.183 एम्पियर, रेजिस्टेंस है 1200 ओम, तो बताओ कितने पोटेंशियल डिफरेंस की बैटरी लगी हुई है वहां पर, कितने वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। बात आती है समझ? अच्छा, अब 12.3 का बी पार्ट बताओ। How much current will an electric heater coil draw from a 220 volt source if the resistor of the heater coil is 100 ohm? 2.2 आएगा इसका, मतलब 2.2 आंसर आएगा इसका। अच्छा, अब एक चीज, अच्छा चलो ठीक है, इसका भी बताओ। आ गया सर हम करके देख. 2.2। डिवाइड करो जल्दी। सर 2.2 आ रहा Sir, है. yes. 2.2 ampere. एम्पियर. पूरा सर क्या हुआ? हो गया सर, 3-4 पेज निकाल दी, पर हो गया। So easy sir. बात मत करो भी आप। कितना आया इसका बताना जरा देवांश। 2.2 एम्पियर। V है 220 अपॉन 100 से डिवाइड होगा। 100, सीधा सीधा आ गया 2.2 ओम। अच्छा, क्या आप एक चीज देख पा रहे हो? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कंडक्टर या वायर या एक सर्किट में 220 वोल्ट था, है ना? रेजिस्टेंस ज्यादा था तो करंट कम था, करंट ज्यादा हो गया। जब रजिस्टर एक सेकेंड, ये क्या करवा है? एम्पेयर है। यस सर. हमने भी एम्पियर बोलते ठीक है ठीक है।
रेजिस्टेंस कम था तो Yes. करंट ज्यादा हो गया, है ना। रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट कम है, रेजिस्टेंस कम है तो करंट ज्यादा है। सिंपल सी बात समझ में आ रही है? ठीक सर है। हमने उस दिन बोला था जब आप वो बहुत सारे रेजिस्टर वाले करा रहे थे ना, हाँ। बैटरी की वोल्ट कम हो रही थी जब आप ज्यादा ज्यादा करा रहे थे। करंट उतना ही था। एग्जांपल 12.3 हो गया। यस सर, अब 12.4 उसके बीच में कोई ब्लू वाले क्वेश्चन नहीं सर, 12.3, 4 और 5 12 और लगातार है। 6 इकट्ठे लगातार है, फिर 5 क्वेश्चन। अच्छा, तो 12.4 बताइए अब। The potential difference between the terminal of an electric heater is 60 volts. When it रुको, drops, एक मिनट रुको, एक मिनट, एक एक करके, एक एक पॉइंट करके बताओ। एग्जाम्पल 12.4, अब बताओ। the potential difference between the terminal of an electric current is 60 volt when it draws a current of 4 ampere from the source. What current will be the heater draw if the potential difference is increased to 120 volt? पहले तो ये बताओ समझ में क्या आ रहा है आपको ये सुन करके। सर ये शुरुआत- हाँ बताओ। पोटेंशियल डिफरेंस बताना है टर्मिनल सर हमने पहले मतलब इलेक्ट्रिक हीटर चल रहा है तो सर 60 वोल्ट में चल रहा है तो करंट 4 एम्पियर का हो रहा है। सो सर इसको 4 एम्पियर का करंट का, तो सर जब हम वोल्ट को इंक्रीज करके 120 वोल्ट कर देंगे तो फिर उसका वो सर हमें एक बात करंट। हाँ बताओ। पहली वाली इक्वेशन का हम रेजिस्टर निकालेंगे, उससे फिर हम V इक्वल टू आई आर करके I निकाल देंगे। हाँ बिल्कुल। वो तो पता यहाँ पे 120 वोल्ट है, सर आगे। करंट कितना होगा इसको पता लगाने के लिए आपको आर पता होना चाहिए। यस सर, आर पहले इक्वेशन 15 आ जाएगा। यस सर। हाँ भाई आपके पास, अब देखो मैं वही चीज तो कह रहा हूँ आपको, आपके पास तीन चीजें हैं बस। क्या? ये बैटरी V प्लस टर्मिनल माइनस टर्मिनल, यहाँ से करंट निकलेगा, प्लस टर्मिनल से निकलता है करंट। यस सर। ये करंट है I और ये रेजिस्टेंस है R। अगर R सेम है, V पहले कुछ था तो I की वैल्यू आएगी। अब V को बदल दिया, R सेम है तो I की वैल्यू भी बदलेगी। अच्छा, V सेम है, पहले I था तो R था, I बदल दिया तो R भी बदलेगा। अगर V सेम था तो सेम, इसी तरह से V I R में से I को सेम रखो, पहले V है तो R है, अगर V को बदल दिया तो R बदलेगा। तीन में से कोई दो चीज सेम रखो, तीसरी बदल दो। कोई एक चीज सेम रखो, कोई दूसरी बदल दो तो तीसरी बदलेगी। अच्छा, यहाँ पे क्या किया है, R को सेम रखा है दोनों तरफ, R को सेम रखा है ना, तो यहाँ से R कितना आ गया? इसका आंसर आएगा भाई कैसे? 15 माने 8 आ जाएगा इसका आंसर। अब वोल्ट उसकी डबल है ना, तो वो I भी डबल हो जाएगा। 120 बाय 8 तो 15 हो जाएगा। 120 I भी वो हो जाएगा 8। 8 आएगा 8 अब यहाँ से देखो रिलेशन, V is equals to IR है, R कांस्टेंट है ना, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया I के, यहाँ से भी बता सकते थे आप। अगर V डबल है तो I डबल होगा, अगर I डबल कर दिया तो V डबल हो जाएगा। अब सेम इसी केस में मैं आपसे थर्ड क्वेश्चन ये कह रहा हूँ कि V था I था, है ना, अब उन्होंने V को 120 कराया ना, तो आपसे I पूछा है ना, हमने R निकाल करके सॉल्व कर दिया इसको, डायरेक्टली इससे भी कर सकते थे। अब इसी केस में आपसे I पूछा है, I बताओ, थर्ड वाला मैं बता देता हूँ, जब V डैश आपका 180 वोल्ट कर दिया, हमें तो बता सर हाँ V मतलब R कितना है? 12 हो नहीं, जाएगा। मैं कह रहा हूँ आपसे V डैश बताओ जब 180 वोल्ट है, इस केस से इसको कंपेयर करो आप, सर 12 एम्पियर हो जाएगा, क्योंकि ये 3 टाइम्स कर दिया, इसको भी 3 टाइम्स कर देंगे। R यहाँ पर कांस्टेंट है हमारा, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखेंगे।
अगर निकालोगे आप यहाँ से R तो भी इतना ही आएगा 15 वोल्ट। अब 180 अपॉन 15 ओम 15 ओम 180 अपॉन 15 करोगे तो यहाँ से 12 आ जाएगा, है ना। इस इक्वेशन से समझ में आ रही है बात। अब इसको देखो v इज इक्वल टू आई आर है ना। अब इसमें हमने पहले r कांस्टेंट किया था, v कांस्टेंट कर दोगे, v कांस्टेंट कर दिया तो ये r इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया I के। अब जरा सोच के देखो एक बार, इसमें v 60 वोल्ट था, I 4 एंपियर था, तो R हमारा 15 ओम आ गया ना। अच्छा, अब इस केस में आपसे v डबल ना करके आपसे कह दिया कि R जो है ना रेजिस्टेंस है जो वो 4 टाइम्स हो गया, पहले वाले के कंपैरिजन में रेजिस्टेंस 4 टाइम्स हो गया और v सेम है, तो करंट की वैल्यू बताओ। 15 एम्पियर। v तो कांस्टेंट रखा है हमने, R आपका 4 टाइम्स हो गया, पहले R क्या था, R था, तो ये कुछ आ रहा था R इज इक्वल टू v अपॉन I है ना। अब R डैश बताना है आपको, R डैश कितना होगा, तो R डैश क्या होगा, v अपॉन I डैश, है ना। R आपका 4 टाइम्स हो गया, पहले वाले के कंपैरिजन में 4 टाइम्स हो गया ना, तो ये R डैश क्या हो गया 4R, ये 4R हो गया। अब ये क्या है हमारे पास, v सेम है हमारे पास, तो I डैश इधर लेके जाएंगे, I डैश बराबर क्या हो गया v अपॉन 4R। अच्छा, I इधर से क्या हो गया हमारा v अपॉन R, इसका मतलब v अपॉन R कितना है I, इसका मतलब I अपॉन 4 हो गया I डैश, इसका मतलब करंट 4 गुना कम हो गया। अगर रेजिस्टेंस 4 गुना बढ़ गया ना, कहने का मतलब इस वाले केस से कंपेयर करो आप, हमने v 60 वोल्ट लिए, I 4 एम्पियर और R 15 ओम। अब हम R डैश कह रहे हैं कि 60 ओम हो गया, v उतना ही है 60 वोल्ट, तो आप मुझे करंट बताओ कितना होगा, ये है कहने का मतलब। उसी केस में 1 एम्पियर, लेकिन एक्चुअल में हुआ तो वो 4 गुना कम है ना, क्योंकि v कांस्टेंट रख करके आपने R को 4 गुना कर दिया, तो करंट 4 गुना कम हो गया, क्योंकि यहाँ पर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का कांसेप्ट समझ में आ रहा है, ये 11th क्लास में इंट्रोड्यूस होता है वैसे तो, बट सर नहीं उसमें नहीं 9 10 में भी आ जाता है, जो बच्चे ध्यान देते हैं उनके लिए इंट्रोड्यूस हो जाता है, जो ध्यान नहीं देते फिर उनके लिए 11th में इंट्रोड्यूस होता है। आ रही बात समझ, देवांश आपको आ रही बात समझ। अब सेम इसी तरह से v बराबर IR है, अगर मैं पहले हमने R कांस्टेंट रखा, फिर v कांस्टेंट रखा, अब I कांस्टेंट रख देते हैं, तो v बराबर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R के। अच्छा, अब सेम इसी केस में पहले इन्होंने कहा कि R कांस्टेंट है, कहा नहीं, सेल्फ अंडरस्टूड है कि उसी केस में v डैश को हमने 120 कर दिया, तो I बताओ। इसका मतलब अब इस केस में हम I को सेम रख रहे हैं, 4 एम्पियर ही रख रहे हैं। अब हम कह रहे हैं v 120 वोल्ट हो गया, तो R बताओ कितना हो गया। हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि डबल कर रहे हैं। कपिल आपको समझ में आ रहा है, पक्की बात है। देवांश क्या समझ में आ रहा है? आपको बताएगा I डैश का चल जाएगा, v अपॉन मार हो जाएगा, मतलब I डैश करेगा v अपॉन 4 आ हो जाएगा, इसको स्टूडेंट I वो आ जाएगा, I डैश आ जाएगा, I अपॉन में 4 आ जाएगा, I डैश। ये बताया मैंने अभी, अभी तो सर क्वेश्चन का ध्यान कहाँ है आपका? आपका ध्यान ही कहीं हो रहा है। हाँ तो मैंने अभी तो ये बताया ना आपको कि v डैश 120 वोल्ट हो गया, करंट 4 एम्पियर ही है, तो R डैश कितना हो गया? बिल्कुल। अब इसमें ध्यान दे, आपने फॉर्मूले से तो कर दिया v = से, बट ध्यान आप यहाँ दो कि I उतना ही था, तो v जितना टाइम्स करोगे आप R भी उतना ही हो जाएगा। अब मैं आपसे कह रहा हूँ v 15 टाइम्स हुआ है, तो R कितना हो जाएगा? 15 जैसा 15 टाइम्स है, v 15 टाइम्स तो 15 into 15 15 का स्क्वायर यानी 220 है। 226
15 into 15 हाँ 25 25 हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अगर वैल्यू भी ना गिवन होती आपको सीधा सीधा ये कह देता कि v है, आई मीन v है और i कांस्टेंट है एक सर्किट में और v को 6 टाइम्स कर दिया तो r अगर इनिशियली 2 ओम था तो r डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी 12 ओम। सिंपल सी बात आती है समझ। यस सर अब किसी भी तरह का क्वेश्चन हो जाएगा। यस सर 12.5 बताओ। 12.5 Resistance of a metal wire of length 1 meter is एक मिनट यहाँ पे आपका कंसेप्ट ही अलग आ गया। यस सर यहाँ पे पी और आर पता नहीं था कौन से होते हैं। यहाँ पे पी नहीं है, यहाँ पर रो है रो। अच्छा ये रो है ये रो क्या है? नहीं आया तो मैं आपको 5 बजे देखो 12.5 में आगे बढ़ने से पहले यस सर एक चीज जानो कि ये वायर है ना वायर, इसमें करंट पास हो सकता है। यस सर इस करंट के पास करंट तभी पास हो सकता है जब इसके दोनों टर्मिनल्स बैटरी से कनेक्ट करें। यस सर बिना बैटरी से कनेक्ट करे इसमें करंट पास नहीं हो सकता, है ना। लेकिन फिर भी इसके पास रेजिस्टेंस तो होता ही है। यस सर रेजिस्टेंस की वैल्यू तब निकाल सकते हैं जब हमारे पास I और R हो, I और V हो, लेकिन अदरवाइज रेजिस्टेंस तो है ही ना इस करंट वायर के पास। यस सर अब इसका रेजिस्टेंस उस कॉपर वायर की किस-किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, ये बात समझनी है। साइंटिस्ट ने देखा जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कपिल यस सर ध्यान हटाओ वहां से, कहाँ से बुक में से उतर गई। ठीक है इधर ध्यान दो। साइंटिस्ट ने देखा कि जो लेंथ है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अभी अब समझ में आ रही है डायरेक्टली और इनवर्सली का? अब अटकोगे नहीं आप। जो लेंथ है ना उस कॉपर वायर की, उसकी डबल कर दोगे लेंथ तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? क्या सर वापस बोलो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा। लेंथ एक कॉपर वायर की लेंथ L है तो उसका रेजिस्टेंस R है। लेंथ को 2 टाइम्स कर दोगे अब तो R भी 2 टाइम्स हो जाएगा। R टाइम 2 टाइम्स हो जाएगा ना। आपने कहा कि फॉर्मूला लिखा है इसलिए 2 टाइम्स हो जाएगा, Yes. बट साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करके देखा इसलिए कहा कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। बात आ रही है समझ? उन्होंने लेंथ निकाली L, उसका रेजिस्टेंस कुछ आया, फिर 2 टाइम्स ली L की लेंथ यानी 2L ली, फिर उसका रेजिस्टेंस जो आया वो पहले वाले का डबल था। 3 गुना करी तो 3 गुना आया, 4 गुना ली लेंथ तो 4 गुना आया। इसका मतलब कहते हैं कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है L के। फिर उन्होंने बात करी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की। क्रॉस सेक्शन होता है जैसे ये फिंगर है, इसको कट कर दोगे तो आपको जो दिखेगा ना सर्कल 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 दिखेगा ना, उसका जो एरिया होगा मतलब क्रॉस सेक्शन का एक थिन सेक्शन लो आप। थिन सेक्शन समझ रहे हो? अच्छा पतला सेक्शन। अब इस फिंगर को या किसी पेन को या आप किसी भी चीज को कट करते हो, जो सर्कल थी सिलेंडर को कट करते हो और बहुत थिन सेक्शन से कट करते हो, तो वो कितने पोर्शन को कट करेगी? उस सर्कुलर पोर्शन को तो कट करेगी। वो सर्कुलर पोर्शन ये रहा, मैं बना दिया, ये रहा वो सर्कुलर पोर्शन। हाँ वायर है, वायर बिल्कुल ही आपकी डायमेंशनलेस थोड़ी होती है। ये वायर है, इसको ऐसे मान के चलो, इसकी लेंथ है और इसका ये रेडियस है, तो इसका एरिया भी है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर ही तो होगा एरिया, क्योंकि यहाँ पर हम क्रॉस सेक्शन की बात कर रहे हैं। जो यहाँ से सामने दिखता है ना सर्कल ही दिखता है। क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन का मतलब है कि सिर्फ एक प्लेन वाला सेक्शन, उसमें कोई ना लेंथ है ना ब्रेड्थ है ना कुछ है, बस वो एक 1 डायमेंशन की चीज, 2 डायमेंशन की चीज है। इसमें लेंथ है और ये ब्रेड्थ है, अंदर कोई ना डेप्थ है ना बाहर कोई आगे इधर डिस्टेंस है। समझ रहे हो? अगर इसमें अंदर डेप्थ कर दें तो एक ऐसे चौक की तरह तो दिखेगा, है ना। फिर इसको आप ऐसे बना दोगे, पहले ये ऐसे दिख रहा है आपको, है ना। अब इसको आप ऐसे कर दोगे तो ये दिख रहा है आपको, ये रहा। यस सर समझ रहे हो ना क्या है बात? यस सर समझ गए। अच्छा, तो साइंटिस्ट ने देखा ये जो एरिया क्रॉस सेक्शन है ना, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब एरिया 2 टाइम्स हुआ ना तो रेजिस्टेंस आधा हो गया, एरिया 4 टाइम्स हुआ तो रेजिस्टेंस
एरिया अगर 4 टाइम्स हुआ तो रेजिस्टेंस 4 गुना कम हो गया। भाई सीधी सी बात है। देखो कांस्टेंट हटा करके आप कुछ लिखो, यहाँ पे क्या है आर है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए के, तो आप यहाँ पर इसको 4 टाइम्स करोगे तो 1/a। इनवर्सली प्रोपोर्शन में भी ऐसा ही सिंबल लगाते हैं और डायरेक्टली में भी यही सिंबल लगाते हैं। हाँ भाई, वो बिल्कुल। बस इनवर्सली में 1/n जाना था। यहाँ पर आर और ए, समझो इस बात को भी, ये कॉमन डाउट है, होता है बच्चों को। दिवांश, यहाँ पर आर और एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, यहाँ पर आर और ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्योंकि ए नीचे आ रही है बात समझ। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं आर और एल, अब बताओ आर और एल का रिलेशन इनवर्सली होगा। हाँ बिल्कुल सही। और अगर मैं ऐसे लिख दूं अब आर और ए का रिलेशन बताओ, डायरेक्टली। बिल्कुल। तो ये दोनों केस तो थे नहीं, ये केस थे दोनों, ठीक है। तो R बराबर R हमने कंबाइन कर दिया इनको, क्या हो गया L/A। तो R इज इक्वल टू रो L/A। ये नया फॉर्मूला इंट्रोड्यूस हो गया अब आपका। अब ये रॉ क्या होता है? कितने फॉर्मूले आ गए बताता हूँ, एक मिनट रुको। सबसे पहले Q इज इक्वल टू NE, Q इज इक्वल टू IT, Q इज इक्वल टू QB, सॉरी Q इज इक्वल टू W/V। अब आया है ये चौथा, एक और भी आया था क्या इससे पहले? रेजिस्टर वाला है तो V इक्वल टू IR। V इज इक्वल टू IR। अब R का आया है रो L/A। अभी तक 5 फॉर्मूले आए हैं आपके सामने। हो गया सर। तो ये रॉ ये क्या रो होता का है? सिंबल नहीं है, कैसा बना है? P सा बन रखा है। ये P सा है ना सर? परपेंडिकुलर आ रहा होगा ये। अरे परपेंडिकुलर नहीं है। परपेंडिकुलर नहीं है ये, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये ग्रीक अल्फाबेट होते हैं, जैसे इंग्लिश के अल्फाबेट है ना A B C D। इधर ध्यान दो, ये अल्फाबेट आ रहा इधर ध्यान दो भाई। जैसे इंग्लिश के अल्फाबेट होते हैं ना A B C D, कितने होते हैं 26। यस सर। ऐसे ही ग्रीक अल्फाबेट्स होते हैं। 24 होते हैं। हाँ ग्रीक अल्फाबेट बोलते हैं इनको। ग्रीक अल्फाबेट्स होते हैं 24, जैसे अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन, सिग्मा, रो, टाउ और म्यू, न्यू, ओमेगा, थीटा, कप्पा, लैम्डा। कप्पा। हाँ कप्पा। तो सर ये तो 24 हो गई। हाँ तो 24 ध्यान नहीं आ रहे मुझे, अब जितने आए उतने लिख दिए मैंने। वो 26 है 24 क्यों? वो भाई पूछ रहे हैं कौन से दो अल्फाबेट गायब होते हैं? ऐसा कुछ कोई रिलेशन नहीं है इनमें, भाई नहीं रिलेशन नहीं है। ऐसा कोई रिलेशन नहीं। बात आती है समझ? तो ऐसे ये रो है, सिग्मा आ गया, रो आ गया। रो मींस RHO रो। ओके सर। अब यहाँ पर ये रो लिखो, where रो इज स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं इसको। आप खुद सोचो, अब अगर कोई लेंथ है, आपके पास कोई वायर है जिसकी लेंथ 1 मीटर है और कोई एरिया है क्रॉस सेक्शन उसका 1 मीटर 1 मीटर स्क्वायर और कोई रेजिस्टेंस है 1 ओम, तो उस लेंथ की रो कितनी हो गई? रो हो गई 1 1 और यूनिट। यूनिट रो की क्या होती है? अरे यूनिट ये रही, इनको मल्टीप्लाई करो ना, क्रॉस करो यूनिट को। तो m से m कटिए। m यूनिट भी सेम ऐसे ही होती है। सर अब देखो, एक m से एक m काटेंगे तो m और ओम बची ना। हाँ तो ओम और एम बचाना।
तो 1 ओम मीटर हो गया। ओम मीटर आ गई बात समझ? देवांश आ गई बात समझ? अब बताओ क्या है क्वेश्चन? अब बताओ 12.5 वाला क्वेश्चन क्या है? सर एक बार ये तो बता दो, रो समझ नहीं आया हमको, रो क्या होता है? बताया तो है अभी। समझ नहीं आया बस। अच्छा अभी आएगा समझ। मुझसे नहीं आया। अच्छा क्वेश्चन बताओ तो पहले। Question: Resistance of a metal wire of length 1 meter is 26 ohm at 20 degree Celsius. 26 ओम। Yes sir. 26 ओम। Yes Yes sir. sir. अच्छा एट 20 डिग्री सेल्सियस। Yes sir. ठीक है। If the diameter of wire is 0.3 millimeter. 0.3 मिलीमीटर। Yes sir. अच्छा फिर? What will be the resistivity of the metal at the temperature? At that temperature, यानी कि temperature constant हो गया. हाँ Using- टेम्परेचर का तो कोई रोल भी नहीं है, सिर्फ आपको एक कंसेप्ट समझाने की कोशिश की गई है। अभी कंसेप्ट समझाने की कोशिश की गई है कि टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है। Yes sir. अभी हम रेजिस्टेंस का या रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर के चेंज में तो कोई फॉर्मूला कर ही नहीं रहे। Yes sir. अभी टेम्परेचर कांस्टेंट है तब रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस निकालते आए हैं। Yes sir. जब टेम्परेचर भी चेंज होगा तो रेजिस्टिविटी भी बदलती है, रेजिस्टेंस भी बदलता है। Okay sir. ठीक है, तो यहाँ से रो तो निकाल सकते हो आप सीधा सीधा। ये डी है तो रेडियस कितना हो गया आर। सर कुछ और भी लिख रहा है इसमें? 0.3/2 हो गया मिलीमीटर। और क्या लिख रहा है? लो। Using table 12.2 predict the material of the wire. क्या है आगे? Using table 12.2 predict the material of the wire. हाँ बताता हूँ उसका मतलब क्या है। क्योंकि जो रेजिस्टिविटी की वैल्यू आएगी ना उस टेबल में से किसी एक एलिमेंट की किसी एक मटेरियल की वैल्यू है वो। Okay sir. और वो मटेरियल बताना आपको कौन सा है। पहले वैल्यू निकालोगे तभी तो आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये वैल्यू किससे मैच कर रही है। अच्छा निकालो इसको, फॉर्मूला पता है आपको, रो की वैल्यू निकालो। Formula R equal सर इसमें वो तो दे ही नहीं रहा। हाँ दे रखा दे रहा।
चल रहा है ये देवांश, ये सब बंद है। ये चल रहा है। और टाइम देखा मैंने, टाइम हो रहे हैं 5:22। शाम के संध्याकालीन समय चल रहा है। सर मैंने ज्यादातर क्वेश्चन में देखा है ऊपर 0 पॉइंट में हो ना तो उसका आंसर 1 ही आता है। ऊपर 0 पॉइंट में हो, 0.12 ऐसे कुछ हो तो उसका आंसर 1 में आता है। कि उसे किससे डिवाइड कर लो 1 में आएगा उसका आंसर। आंसर 1 आता होता है, हाँ। मतलब 1 के अप्रोक्स कुछ आता होता है। हाँ। ये कौन सी ऑब्जर्वेशन है? ये आप नई ऑब्जर्वेशन बता रहे हो मुझे? पक्की बात है? मतलब आप क्या कहना क्या चाह रहे हो कि अगर कोई वैल्यू है 0 पॉइंट कुछ कुछ करके, ये किसमें फॉर्मूले में होती है वैल्यू? ये वैल्यू अपॉन में होती है जब 0.12 अपॉन 3 अपॉन में 0.123 ऐसे नहीं ऊपर 0.1 0.1 हाँ 13 लगा लो 13 लगा लिया, अपॉन में 2 कर दो अपॉन में 2 कर दिया, तो वैल्यू 1 में आती है। 1 कुछ आती है। 13/2 इंटू 10 हो गया ना? कितना हो गया? 6, 2 6 के 12, 1 और 5, 1 और 0, 2 पंजे 10, अपॉन में 10, 0.6 आई है तो 65 आई है तो ऐसा कोई देख लिया आपने तो 2-3 बार लगातार देख लिया होगा ना आपने, तो लग रहा होगा कि हाँ यही होता है। क्वेश्चन में हाँ क्वेश्चन में देखा था मैं 2 से क्वेश्चन थे। चलो कोई नहीं, ये तो करके बता दो जल्दी से, जाने से पहले ये तो फारिग कर दो। सर हो गया 1.84। वो ये आया था 1.838 तो वो 1.84 हो गया। पहले तो ये बताओ, ये 0.15 आया? नहीं आया, ये आया 0.99/14। नहीं, ये क्या आया? ये तो हमने ऐसे ही करा। रेडियस क्या है? रेडियस रेडियस 0.3/2। 0.3/2 इंटू 10⁻³ मीटर, ये रेडियस है। सर मैं 10 की पावर क्या है? मिलीमीटर है ना? तो ये जरूरी मीटर है? बिल्कुल, यही तो बेसिक कैलकुलेशन का एक रूल है कि यूनिट को हमेशा एक जैसा बना करके करना है कैलकुलेशन को। हमारा आंसर सही आया। आंसर आपका कैसे सही आया देखते हैं। R बराबर रो L बाय A है, देखो। सो R रो क्या हो गया? R A अपॉन L। R है रेजिस्टेंस यानी 26, एरिया है यानी कि पाई आर स्क्वायर, लेंथ है 1 मीटर, 1 मीटर तो नीचे 1 है। 26 इंटू पाई क्या है? 22/7 इंटू आर का स्क्वायर यानी 0.3/2 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर, मीटर का स्क्वायर, अपॉन में 1 मीटर। यहां पर क्या है? ओम, तो यूनिट में बच करके तो यही आएगा। देखो फिर इसको क्या लिखोगे आप? 26 इंटू 22/7 इंटू 0.3 इंटू 0.3/2 इंटू 2 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ ये तो 10⁻6 हो गया। हाँ, इधर का ओम, इधर का मीटर स्क्वायर, अपॉन नीचे मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, यूनिट ओम मीटर ही आएगी निकल करके। एक ही साथ आपको दो अब आगे कैलकुलेशन। वो हमारा इनटू 10⁻6 देखा नहीं था। अच्छा, अब क्या हो गया? 26 इंटू 22/7 इंटू 0.3 इंटू 0.3/4 इंटू 10⁻6 ओम और मीटर। ये रो आएगा, अब इसको सॉल्व करना है बस। सर 4 से ये 2 पे कटा, 4 क्या कटा? 4, अब वो 11 पे कट गया। ये 2 और ये 11, हाँ ये 2 से अब वो 26 13 पे कटा। 2 से ये 13 पे कट गया। बस अब इनको मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा 13 रुको रुको रुको, अब 0 13 इंटू 11 इंटू 9 अपॉन 100
into 10 की पावर माइनस 6 ओम मीटर, 13 into 11 into 9 यानी 13 into 99 into 10 की पावर माइनस 8 ओम मीटर, 99 अपॉन में into 7 कौन देगा? अपन में 100 हाँ अपॉन में 7 ये रहा, अपॉन में 7 ये रहा। अब 13 into 99 कितना हो गया? 13 into 99 हो गया 1287। 1287 अपॉन 7 into 10 की पावर माइनस 8 ओम मीटर। अब बताओ 1287 डिवाइड बाय 7 कितना हो गया? ये हो गया 183। 7 एक 5 8 7 8 56 2 7 7 3 24 4 और 3 फिर 4 और 0 ऑलमोस्ट 7 6 के 42 तो 6 आ जाएगा इनटू 10 की पावर माइनस 8 183.6 into 10 की पावर माइनस 8 अपॉन 100 into 100 कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा 1.836 into 10 की पावर माइनस 6 ओम मीटर। ये रो आ गया 1.8 1.8 कर लो। हाँ 1.84। हाँ ठीक है। और सर हमारा देखना है तो एक मिनट रुको, रो की वैल्यू 1.8। अब इस क्वेश्चन में आगे की लाइन बताओ क्या लिखी थी क्वेश्चन में? ये लिखी थी यूजिंग टेबल 12 टू प्रेडिक्ट द मटेरियल ऑफ द वायर्स। हाँ अब एनसीईआरटी में जो पिछले पेज पर मैग्नीज। हाँ, इस टेबल पे एग्जैक्ट वैल्यू जिस भी मटेरियल की आई है वो मटेरियल का नाम मैग्नीज। मैग्नीज का सिंबल Mn। इसकी रेजिस्टिविटी है। सर एक बार हमारा सवाल यहाँ से लाइट लाइट से तो लिखना। कोई बात नहीं, तो खड़ा हो गया। हाँ एक ही बात है, कैसे भी कर लो कैलकुलेट। बात आई समझ? सर लेकिन जहाँ आपका 6 आ रहा है ना 1.836 यहाँ पर हमारा 8 आ रहा है 6 की जगह। कोई बात नहीं, वो तो कैलकुलेशन की बात है, थोड़ा ध्यान देना हो जाएगा। 12 पंजे 7 एकम 7 5 और 8 7 56 2 7 7 3 21। अच्छा 2 और 7 है ना, हाँ तो 7 3 21 है ना, मतलब ये 6 है, 6 और 0 आएगा तो 7 नाम तरह से नहीं आएगा, 7 7 8 56 आएगा। हाँ तो 8 ही आएगा, सही कह रहे हो आप। 7 8 56 फिर 4 बचेगा, फिर 4 0 का आएगा 7 फिर आएगा 5 फिर आएगा 7। हाँ फिर आएगा मेरा 6 7 6 के 42 8 के बाद। आगे बात समझ? देखा सारा तो कौन है क्या देख नहीं सर यहाँ पे ओम पर क्यों बनाया? ए भगवान, अरे स्पेस नहीं बचा था, लिखनी थी यूनिट की भाई 26 ओम है ये यार। सर एक लगा दो सर, इसको कुछ मतलब हद करते हो तुम लोग, बड़ा इतनी बच्चा छोटी है। छोटी बातें अटकती हैं। 26 ओम है, खड़ा हो जाते हैं। सर वहाँ से पता नहीं इतना लाइट लाइट से क्यों लिख रहा? वो कहीं लाइट का पूरा है। रिफ्लेक्शन पर। ओ भाई बच्चा अरे ये तो जलाई नहीं है, इसको जलाओ, वो बंद करो, इसको जलाओ। सर क्या फायदा है पीड़ित तो किसी ने ध्यान नहीं दिलाया पहले, बताओ। हम सोच रहे थे लेकिन हम सोच रहे थे अब भी ध्यान नहीं आई थी, अब तो ध्यान दिलाना चाहिए था ना, इतनी देर से अंधेरे में थे। अब गए ना कि टाइम नहीं हुआ और तू यहाँ क्या कर रहा है? अभी आगे बात समझ? यस सर कैलकुलेशन करना सही है, सही। सच आएगी ठंडी हो जाएगी। फायदा क्या है